हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं शेख हाफिजा, आपकी एसएसटी की टीचर, आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म कॉन्फ्रेंस क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, जो कि 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, सीबीएसई का। तो पहले तो समझते हैं कि रिसोर्स होते क्या है। जितनी भी बच्चा हमारे इन्वायरमेंट में, जितनी भी हमारी इन्वायरमेंट में चीजें हमें गॉड गिफ्टेड मिली है, यानी कि नेचुरली मिली है, हम उसको इस्तेमाल करके अपने यूज में लेकर आते हैं, हम उसी को रिसोर्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट विच कैन बी सेटिस्फाई आर नीड्स। ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट में हमारे को चीजें दी हुई है, ऊपर वाले ने हमें जो भी चीजें दी हुई है, हम उसका इस्तेमाल करके उसको अपने यूज में लेकर आकर के हमारी अपनी नीड्स, जो हमारी जरूरतें हैं, उसको हम पूरा करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। लेकिन हम कौन से रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, किससे क्या दिक्कत होगी, तो वो रिसोर्स की कुछ क्राइटेरिया है। जैसे वो क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजिकली वो एसेसिबल होनी चाहिए, यानी कि हम क्या है, टेक्नोलॉजी लगा के उसको यूज कर ले। ऐसा ना हो कि जितने की मुर्गी ना उतने का मसाला ही हो जाए। बात समझ में आई? तो इसीलिए टेक्नोलॉजी एसेसिबल होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है? इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, यानी कि उसमें जो हमारी हम रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम चीजों को इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें कम पैसे में हमें क्या है, ज्यादा हमारे को फायदा हो सके। ऐसा ना हो कि कम फायदा हो और हमारा ज्यादा पैसा लग गया, तो बात वही पड़ रही है। ठीक है, और फिर लास्ट क्या है? कल्चरली एक्सेप्टेबल। ऐसा ना हो कि किसी को ठेस पहुंचे उसका इस्तेमाल करने से। तो ये सारी बातें हैं, यानी कि ऐसी चीजें वो होनी चाहिए जो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। यानी कि वो कहीं भी कोई तरीके से हार्म ना करे, हमें वो टेक्नोलॉजी लगा के आसानी से मिल जाए, जितने की मुर्गी ना हो, जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला ना हो जाए। इसलिए क्या है, इकोनॉमिकली फीजिबल भी होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यानी कि सब कोई क्या है, उसको इस्तेमाल कर सके। इसी को हम क्या है, रिसोर्स बोलते हैं। और उसी को हम यूज करके डेवलपमेंट में लगा करके अपनी नीड्स को, अपनी जरूरतों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अभी जो रिसोर्स है ये क्या हवा में बन जाएगी? नहीं ना। ह्यूमंस नेचर से जो भी चीज लेते हैं उसको कैसी हवा में बना देंगे? नहीं। तो उसके लिए क्या है, हमें कुछ कुछ चीजों की जरूरत होती है। उसी चीज को अभी हम लोग देखेंगे। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं हमारे हमारे क्या, हम ही हमारे नहीं, तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ये क्या करते हैं, नेचर के जो भी चीज हमें मिलती है, नेचर से जो भी चीज हमें मिलती है, उसको टेक्नोलॉजी के जरिए अपने पास ले करके एक्सट्रैक्ट करना या निकालना या यूज करना, उसका टेक्नोलॉजिकली जो भी हमारी मशीनें हम यूज करते हैं उसमें, ठीक है, वो सबको इस्तेमाल करके और फिर उसको इंस्टीट्यूशन में डेवलप करते हैं। बात समझ में आया? इंस्टीट्यूशन में डेवलप करते हैं, यानी कि ये सब एक दूसरे पर क्या रहती है, इंटरडिपेंडेंट रहती है। क्या रहती है? इंटरडिपेंडेंट रहती है। बात समझ में आया? यानी कि ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद नेचर बाय टेक्नोलॉजी एंड डेवलप इट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विथ नेचर बाय टेक्नोलॉजी एंड डेवलप रिसोर्स इन इंस्टीट्यूशन। बात समझ में आई? यानी कि हमारे को जो भी रिसोर्स मिल रही है, हम उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको इंस्टीट्यूशन में डेवलप कर रहे हैं, और तब जाके हम क्या बना रहे हैं, अपनी जरूरतों के लिए एक रिसोर्स का मतलब हम उसको क्या है, बना रहे हैं। हम मतलब इसमें सबसे मेन रिसोर्स कौन है? ह्यूमन बीइंग खुद ही में क्या है, एक रिसोर्स है जो इन सारी चीजों का प्रयोग अच्छे से कर सकता है, वरना ये सारी चीजें तो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। बात समझ में आया? अब जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं, हम उसका अच्छे से क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं कि कौन सा रिसोर्स कहां से मिल रहा है, कौन सा रिसोर्स कहां से मिल रहा है, तो इसकी भी क्या है, क्लासिफिकेशन भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, वैसे तो तुम लोग को एकदम इसमें अपनी जो एनसीईआरटी है उसमें नॉर्मल से एकदम एक एक लाइन में दिया हुआ है। इसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया। अगर आप लोग को इसको समझने की इससे लेना है या फिर नोट करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके ओरिजिन के बेसिस पे देखें, ठीक है, अगर इसके अस्तित्व के बेसिस पे देखें, तो पहला तो क्या है, ये बायोटिक एक होता है और दूसरा कौन सा होता है, अबायोटिक। यानी कि एक होगा लिविंग थिंग्स में और एक होगा नॉन लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स जो हमें क्या है, बायोस्फीयर के जरिए मिलती है। हमारा जो बायोस्फीयर है, हमारा जो जिसमें क्या है, जिंदगियां होती है, जैसे कि ये क्या करता है, कंटेन करता है लाइफ को। जैसे हम हो गए, यानी कि ह्यूमन बीइंग हो गए, प्लांट हो गए, फ्लोरा एंड फौना हो गया। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में क्या आएगा, फ्लोरा एंड फौना।
और जो हमारा अबायोटिक होगा इसमें क्या आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स आएगा, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स आएगा, जैसे कि एयर हो गया हमारा, फिर वाटर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज हमारी किसमें आएगी, अबायोटिक में आएगी, यानी कि सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो एक हो गया अबायोटिक और एक हो गया अबायोटिक। फिर अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की देखें कि भाई मतलब ये कितना है, ठीक है, कितना है एकदम, मतलब एक होता है लिमिट, वो इसका मतलब कितना है, तो एक होता है हमारा रिन्यूएबल और दूसरा कौन सा होता है हमारा नॉन रिन्यूएबल। इसमें आ रहा है वर्ड रिन्यू का, ठीक है, ये जो वर्ड आ रहा है रिन्यू का, यानी कि वापस से क्या हो जा रहा है, ये रिन्यू हो रहा है, बन रहा है वापस से, और इसमें क्या है नॉन रिन्यू है, यानी कि ये वापस से नहीं बन सकता है, ठीक है। तो रिन्यू में भी क्या आएगा, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, यानी कि क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस, यानी कि हम लोग इसको क्या है वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं, वापस से हम क्या है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वही नॉन रिन्यूएबल है तो इसको क्या है हम हर बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा रिन्यूएबल में आएगा इसमें हमारा आ जाता है एयर, हम एयर को खत्म कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। फिर वाटर, इसको भी हम लोग खत्म कर सकते हैं, नहीं खत्म कर सकते, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर हम लोग इसको ज्यादा गंदा कर देंगे, ज्यादा एकदम बेकार बेदर तरीके से अगर हम लोग इसको एक्सप्लॉइट कर देंगे, नाश कर देंगे इसका, तो हम लोग क्या है तब हमें दिक्कत आ सकती है। तो ये क्या हो गया हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स, जो क्या है रिन्यू होता रहता है, जो क्या है लगातार रिन्यू होता रहेगा। और नॉन रिन्यू में क्या आएगा, जो जल्दी तैयार नहीं होता है, यानी कि इट टेक्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको जनरेट होने में बहुत टाइम लगता है, इसको वापस से जनरेट होने में बहुत टाइम लगता है। अब इसमें भी दो है, एक होता है रिसाइकल और एक होता है नॉन रिसाइकल। रिसाइकल में क्या आएगा, जो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये क्या रहेगा, बता चुकी हूं कि बार बार रिन्यू नहीं होता है, इसको बनने में बहुत समय लगता है, हजारों करोड़ों साल का समय लगता है, तो ये क्या है रिन्यू नहीं हो सकता है। तो रिसाइकल यानी कि जो हमारे मेटल वगैरह होते हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं, हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, हम इसको रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू बोले तो मतलब इसको रिसाइकल कर सकते हैं, रिन्यू मेरे मुंह से गलती से निकल गया, रिसाइकल कर सकते हैं, यानी कि उसको रीयूज कर सकते हैं वापस से। लेकिन नॉन रिसाइकल कौन सा, हमारे जो फॉसिल फ्यूल हम हर दिन जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल है, क्या हम लोग इसको वापस से यूज कर सकते हैं क्या, नहीं ना, ये तो एक बार जल गया। तो इसीलिए ये क्या है नॉन रिन्यूएबल में एक आएगा हमारा रिसाइकल का और एक आएगा नॉन रिसाइकल का। और रिन्यूएबल तो आपको बता दी हूं, जैसे कि इसमें एग्जांपल हो गया है एयर और वाटर का। बात समझ में आया इतना सभी को। और लोग तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, कौन सा, ओनरशिप के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे। तो इंडिविजुअली भी क्या है हमारा कोई रिसोर्स कोई रख सकता है मतलब अपने पास, और फिर क्या है कम्युनिटी के पास भी क्या है कुछ रिसोर्स हो सकते हैं। कोई रिसोर्स नेशनली बिलोंग करेगा, कोई इंटरनेशनली बिलोंग करेगा। जैसे कि अगर इंडिविजुअल उसको ओन कर रहा है तो वो क्या करेगा, ओन प्राइवेटली, उसका खुद का है ना, तो वो प्राइवेटली इसको क्या है ओन करेगा। जैसे कि प्लांटेशन हो गया, लैंड हो गया, या उसका कोई पॉन्ड्स वगैरह हो गया, तो ये सब क्या है इंडिविजुअली वो क्या है अपने पास रखा हुआ है। अब कम्युनिटी अगर रख रही है तो ये सारे ही मेंबर के लिए रहेगा, जैसे कि पब्लिक पार्क हो गया, बिल्डिंग हो गया, ग्राउंड हो गया, बरेल ग्राउंड हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया। बात समझ में आई। तो ये सब किसका है, ये कम्युनिटी पूरा इसको क्या है ओन कर रही है। गार्डन्स भी इसमें आ जाते हैं। फिर नेशनली अगर देखा जाए तो हमारी इंडिया में, हम अपने इंडिया का एग्जांपल लेंगे तो वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स रिसोर्स हो गया, तो ये सब क्या है हमारे लिए, जो हमारे क्या है पूरे नेशनल इसको क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो नेशनल रिसोर्स है। और इंटरनेशनल रिसोर्स की अगर बात की जाए तो वाटर बॉडी, जो हमारा ओशन है, ओशन जो है हमारा पूरा, वो पूरे वर्ल्ड का है ना, नाम पांच है लेकिन वो क्या है पूरा एक ही है ना, तो हमारा वो क्या है पूरे वर्ल्ड के लिए है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के लिए। और हमारे पास कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती है, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री क्या है हर मौसम में या हर पीरियड ऑफ टाइम में क्या है वो सफर करती है, तो वो भी क्या है इंटरनेशनल लेवल पर वो भी क्या है एक रिसोर्स है। तो बात समझ में आया। थर्ड हो गया, इतना डीप में आप लोग को नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के इससे पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग को इसका मतलब भी समझ में आए। फिर लास्ट वाला कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अगर बेसिस पे देखा जाए तो कुछ होती है पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल इसका देख लेते हैं। इसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर क्षमता है इस बात का कि वो जनरेट कर सकता है एनर्जी को, लेकिन वो क्या है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा क्या है एक्सपेंसिव, और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, मतलब टेक्नोलॉजी अभी उतना नहीं है इसको एक्सेस करने का। आगे देखते हैं डेवलप, जो क्या है डिटरमाइंड हो चुका है और वो क्या है करंटली हम लोग उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। फिर क्या है स्टॉक में, यानी कि पोटेंशियल है उसके अंदर जनरेट करने का, लेकिन क्या है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हम उसको क्या है एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अभी स्टॉक में है स्टॉक में है, हम उसका क्या है एक्सेस हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद क्या है रिजर्व है, कैन बी यूटिलाइज बाय एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, क्या है हम अभी क्या है उसको
अभी की जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है हम उसके बदौलत क्या है अभी हम उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन हमको आगे का भी ध्यान रखना है, इसलिए हम क्या है उसको फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए भी बचा के रखेंगे। अभी सब चाट पूछ के खत्म कर दो, आगे के लिए कुछ नहीं, हमारे मुंह ताकेंगे आगे वाली जनरेशन, तुमने क्या किया हमारे साथ। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग को बस इतना ही समझना है, इसको एकदम ज्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगा रहा है, आपके भी एनसीईआरटी में बहुत इसको शॉर्ट में दिया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखा जाए तो बायोटिक जो हमें बायोस्फीयर से मिल रही है, जो लिविंग सॉरी जिंदगी को कंटेन कर रही है, जानदार है, और फिर क्या है एक अबायोटिक है जिसमें क्या है जिंदगी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम लोग एग्जॉस्टिबिलिटी की देखें तो रिन्यूएबल जो अपने आप को रिन्यू कर सकता है, और नॉन रिन्यूएबल जो अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकता है, उसमें भी एक रिसाइकल होगा और एक नॉन रिसाइकल होगा। फिर तीसरा क्या बताई थी मैंने ओनरशिप के ऊपर, इंडिविजुअली, कम्युनिटी, फिर क्या है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, और लास्ट में क्या आएगा डेवलपमेंट, यानी कि पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक, रिजर्व। रिजर्व बताई हूँ फ्यूचर के लिए रिजर्व रखना, स्टॉक यानी कि हम उसको निकाल नहीं पा रहे तो अभी तक वो स्टॉक में ही है, ठीक है। डेवलप जो पता है कि हाँ भाई ये तो है, अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी भी तो उसको यूज करो, और पोटेंशियल जिसके अंदर है पोटेंशियल है उसको यूज करने का, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने क्या है इसकी क्लासिफिकेशन देख ली अभी, ठीक है। अब अगला चलते हैं, हमारा टॉपिक कौन सा है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। हम क्या है बच्चा, हमारे इन्वायरमेंट ने हमें जितनी भी चीजें दी हुई है, ठीक है, जितनी भी चीजें दी हुई है, हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम जब से दुनिया में आए हुए हैं तब से क्या है हम चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, चीजों को क्या कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों, ताकि वो क्या है हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन अगर हम लोग उसको ओवर ही यूज करने लगेंगे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। अगर हम चीजों को अपने लिए अपने स्वार्थ के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत करेगा ना। जैसे कि अगर हम लोग ओवर यूज कर लेंगे, इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताई जो रिन्यू नहीं होता है, मेटल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, तो अगर ये सब धीरे धीरे हम इसको एकदम इस्तेमाल करते जाएंगे तो कमी हो जाएगी उसकी, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे डिप्लेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डिप्लेशन देखने को मिलेगा, किसका, तो रिसोर्सेज का हमें क्या देखने को मिलेगा, डिप्लेशन देखने को मिलेगा, यानी कि उसकी कमी आ जाएगी। बात समझ में आया? अब जब उसकी कमी आ जाएगी, ठीक है, हमारा जो रिसोर्स है उसकी अब कमी आ चुकी है, तो जब कमी आएगी तो उसको खरीदने का एक्सेस गरीब लोग के पास रहेगा क्या, नहीं ना, अमीर लोग के पास रहेगा। तो इससे क्या आएगा, सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी आएगी, और जो हमारी जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी सोसाइटी है, वो क्या है दो सेक्शन में डिवाइड हो जाएगी, एक बन जाएंगे पुअर और एक बन जाएंगे रिच। रिच और पुअर में क्या हो जाएगी, हमारी जो सोसाइटी है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? हमारी जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब सारी चीजें एक्सपेंसिव हो जाएगी, आपने यूज कर करके इसको खत्म कर दिया, एक्सपेंसिव हो गया, आप खरीदेगा कौन, तो रिच में और पुअर में क्या है, सोसाइटी हमारी डिवाइड हो जाएगी। तो जो रिच है उसके पास रहेगा, और जो रिच नहीं है उसके पास नहीं रहेगा, यानी कि सोसाइटी किसमें डिवाइड हो जाएगी, हैव नॉट और हैव्स में, यानी कि एक वो बन जाएगा जिसके पास है, एक वो बन जाएगा जिसके पास नहीं है, यानी कि जो जिनके पास है इनके हाथ में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स कैन लीड द सोसाइटी इन डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, हैव्स एंड हैव नॉट। और तीसरा अगर देखेंगे कि हम अगर ओवर यूज करने लगेंगे, एकदम एक्सप्लॉइट करने लगेंगे हमारे सारे ही रिसोर्स का, तो उससे हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्लोबल क्राइसिस देखने को मिलेगा, ग्लोबल क्राइसिस देखने को मिल सकता है। बहुत सारे हो सकते हैं ग्लोबल क्राइसिस, टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना। फिर दूसरा क्या होगा, हमारा सी लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल हाई हो जाएगा। फिर क्या हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन हो जाएगा, ओजोन लेयर डिप्लेशन। बात समझ में आ रही है आप सभी को, क्या है कि हम रिसोर्स को इस प्रकार से यूज करेंगे ताकि हमारा क्या है, दिक्कतें ना देखनी पड़े। अगर हम लोग अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सारी चीजों को एकदम बेरहमी से यूज करेंगे तो हमें क्या है, ये सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो पहला क्या बताया, रिसोर्स का डिप्लेशन हो जाएगा, फिर जिसकी वजह से क्या है, सोसाइटी में दो सेगमेंट बन जाएंगे, और हमारा क्या है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि हमें यहाँ पे किस चीज की जरूरत है भाई, अच्छे से यूज करने की जरूरत है ना। अगर ये सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी, इसका मतलब क्या है कि हमें उसको अच्छे से यूज करना है। अच्छे से यूज नहीं करोगे तो फिर झेलो। तो अच्छे से कैसे यूज करेंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बदौलत। कैसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हम क्या है इसको देखेंगे।
इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है बच्चा, पहले सस्टेन करना है, यानी कि अच्छे से हम क्या है उसको यूज करें, अच्छे से क्या है हम उसको सस्टेन करें, अपनी जिंदगी को अगर चलाना है तो उस जो रिसोर्स है उसको क्या है अच्छे से यूज करना है, अच्छे से उसको सस्टेन करना है, ठीक है। ये और उसको क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इस प्रकार का है कि हम उसको इतना यूज करें कि उसका डिप्लेशन ना हो जाए। डिप्लेशन हो जाएगा तो आने वाली फ्यूचर क्या यूज करेगी, है ना। तो इसीलिए क्या है हमको उसको क्या है अच्छे से यूज करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस चीज से डील करता है, यानी कि एक ऐसा डेवलपमेंट करो जिससे क्या है फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आ सके। एक मिनट बच्चा लोग, और इससे क्या है हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट ठीक है बच्चा लोग, तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, रिसोर्स शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। पहला चीज तो यही है कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए। और आज की जो हमारी डेवलपमेंट हम जो भी कर रहे हैं, कुछ भी करो तुम, ठीक है, कुछ भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उससे क्या है फ्यूचर की जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, यानी कि उनके लिए भी क्या है कुछ तो रहना चाहिए, कुछ तो क्या है उनके लिए रहना चाहिए। अब इसी सबको देखते हुए ये जो भी सिनेरियो चल रहा था हमारे 20वीं सेंचुरी में जो भी सीन चल रहा था ना, इसको लेकर के ये बहुत ज्यादा संगीन मसला है, बहुत ज्यादा क्या है ये संगीन मसला है। इसीलिए क्या है हमारे वर्ल्ड के लीडर्स ने क्या सोचा कि हम क्या है एक मीटिंग रखते हैं, हम क्या है एक मीटिंग रखते हैं। तो 1992 में एक मीटिंग रखी गई, एक अर्थ समिट रखी गई, अर्थ क्या है अर्थ समिट रखी गई। पूरे वर्ल्ड के क्या है इसमें लोग आए हुए थे, पूरे वर्ल्ड के लोग आए हुए थे, 100+ कंट्री के मेंबर क्या है इसमें ज्वाइन हुए थे, 100+ कंट्रीज में थी। बात समझ में आया, 100+ कंट्रीज में थी। अभी कहां पर था, तो ये साउथ अमेरिका में क्या है इसको रखा गया था, साउथ अमेरिका के ब्राजील में, साउथ अमेरिका के ब्राजील में। जगह का नाम क्या है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में क्या है इसको रखा गया था। और इसका मकसद क्या था, तो इसका मकसद यही था कि आने वाली जो मुसीबतें हैं, इकोलॉजिकल क्राइसिस है, जो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है, उसके लिए क्या है कोई सख्त एक्शन लिया जाए। और इन लोग ने क्या सेट किया, एक एजेंडा 21 को सेट किया। किसको सेट किया, एक एजेंडा 21 को क्या है इन लोग ने सेट किया। बात समझ में आया, एजेंडा 21 को क्या है इन्होंने सेट किया। अब बात आती है एजेंडा 21 क्या है, तो बच्चा ये हुआ कब था, ये हुआ था 1992 में। 1992 में कौन सी सदी चल रही थी, 20th सेंचुरी चल रही थी। ठीक इसी के 8 साल बाद क्या आ जाती है हमारी 21st सेंचुरी चालू होने वाली थी। और हम लोग ने जो ये मीटिंग रखी थी, ये किसके लिए रखी थी, तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए रखी थी। किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए रखी थी, यानी कि 21st सेंचुरी के लिए क्या है, लोगों के लिए, यानी कि आने वाली जनरेशन के लिए रखा गया था। इसीलिए इसके नाम क्या रखा गया, एजेंडा 21 रखा गया। क्या नाम रखा गया, एजेंडा 21 रखा गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई थी, 100+ कंट्री ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पे एजेंडा 21 को सेटअप किया गया था। क्यों, ताकि क्या है फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या है सारी चीजों को अच्छे से मतलब रख सके। बात समझ में आया। तो जो भी हमारा ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था, जो भी ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था उस समय पे, और मतलब आने वाली जनरेशन को जो फेस करना पड़ता, उसके लिए क्या है ये सारी चीजों को रखा गया था। बात समझ में आया। ठीक है बच्चा लोग, तो आगे का अपना टॉपिक देखते हैं, कौन सा है, रिसोर्स प्लानिंग। अब जब हमारे पास क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है
और रिसोर्स जो है हमारे पास लिमिटेड होते हैं, कोई रिसोर्स लिमिटेड है, कोई अनलिमिटेड है। जब इतनी सारी चीजें हैं ना, तो हमें क्या है, रिसोर्स की प्लानिंग करनी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, जरूरी हो जाती है। अगर हम लोग रिसोर्स की प्लानिंग अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो दिक्कतें किसको देखनी पड़ेगी, हमें को देखनी पड़ेगी। इसीलिए उसकी क्या है, हमें प्लानिंग बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाती है। बात समझ में आ रही है, हो जाती है हमें बहुत ज्यादा जरूरत इस चीज की। इसीलिए क्या है, हमें रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आगे चल के ठन ठन करते रहना। तो पहले समझते हैं नीड क्या है। तो हमारे पास जो रिसोर्स है उसकी जो सप्लाई है वो ज्यादा लिमिटेड है, कोई बहुत लिमिटेड है, कोई अनलिमिटेड है, अभी बताई मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है। और ये क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, अनइवनली पूरे वर्ल्ड में क्या है, जो मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, इंडिया भी उसमें आता है। तो ये क्या है, जो रिसोर्स होते हैं वो सब जगह पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पे नहीं है, कहीं पर भर भर के है। तो इसीलिए क्या है, इसकी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। बात समझ में आया, प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोग उसको ऐसे ही ले लेंगे और किनको क्या है, कुछ नसीब भी नहीं होगा। तो पहले तो हम लोग अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है, हमें इंडिया का पढ़ना है तो हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग जो है वो इंडिया में किस प्रकार से चल रही है, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, हमारा जब देश आजाद हुआ था, हमारा जब देश आजाद हुआ था तभी से क्या है, हम लोग 5 इयर्स प्लान कर रहे हैं, 5 ईयर प्लानिंग हम लोग करते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, यानी आने वाले 5 सालों में हम लोग क्या करेंगे। तो इसकी क्या है, प्लानिंग तो चलती रहती है। तो जो हमारा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया है, इसमें रिसोर्स को प्लान कैसे किया जाए उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लान का तरीका क्या है। तो इसमें क्या है, 3 स्टेप आते हैं, 3 क्या है, 3 स्टेप इसमें आते हैं। पहला तो क्या है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन कि मैपिंग करना, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, मैपिंग करना, सर्वे करना, क्वालिटी और क्वांटिटी। मेन 4 चीज आप लोग याद रखना, मेन क्या है, 4 चीज आप लोग इसमें याद रखना। पहले तो हम लोग सर्वे करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, पूरा अच्छे से घूमेंगे। फिर उसकी क्या है, मैपिंग करेंगे, हमने कहां पर क्या देखा, हमने कहां पर क्या देखा, कौन सा रिसोर्स लेकर आए, कौन सा रिसोर्स हमने नहीं देखे, कितना नहीं देखे, ठीक है। ये हम लोग क्या है, इसकी मैपिंग करेंगे। फिर तीसरा क्या देखेंगे, उसकी क्वालिटी क्या थी, उसकी क्वालिटी क्या थी, और फिर उसकी क्वांटिटी क्या थी, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी कितना था और कैसा था। बात समझ में आया। तो पहले तो सर्वे करके घूम लो पूरा, कहां पे क्या है, फिर उसका मैप बना लो, और फिर क्या है, उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को चेक करो। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ पे। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है, अब तो हम लोग ने सारा तैयार कर लिए ना, सारा चीज तैयार कर लिए। अब सोचेंगे कि अच्छा, अब जब इसमें क्वालिटी इतनी है, इसकी क्वांटिटी इतनी है, तो इसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी लगेगी। तो ठीक है, तो हम लोग क्या है, इसको मैच करेंगे किसके साथ, कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजिया, कौन सा हमारा टेक्नोलॉजिया लगेगा, और किस प्रकार का इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशन यूज होगा, किस प्रकार का इंस्टीट्यूशन यूज होगा, और कौन सा इसमें क्या है, टेक्नोलॉजिया लगेगा। और इसमें किस चीज की जरूरत होगी, स्किल पर्सन की जरूरत होगी, स्किल पीपल की जरूरत होगी, स्किल पीपल की क्या है, इसमें जरूरत होगी। बात समझ में आया। यानी कि हमने इतना चीज कर लिए, फिर उसको क्या है, इससे जोड़ेंगे कि टेक्नोलॉजी भी रहना चाहिए, ऐसा वाला मतलब एप्रोप्रिएट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोनों में, इंस्टीट्यूशन प्लस टेक्नोलॉजी। ये कैसे होना चाहिए हमारे पास, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो गया, रिसोर्स गया, बेकार हो गया, वो सारी चीजें, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का यूज अच्छे से होना चाहिए उसमें। इंस्टीट्यूशन कैसा रहना चाहिए, कौन से में क्या मतलब कैसा है उसमें यूज करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन कौन सी इंडस्ट्री में उसको लेके जाना चाहिए, कहां पर वो बेहतरीन तरीके से हो सकता है, ये सारा। उसमें आने वाले लोग वो भी कैसे रहना चाहिए, स्किल पीपल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के कुछ भी गड़बड़ करके चला गया। तो ये सारी चीजें होने चाहिए। ये हमारा दूसरा स्टेप आता है कि इसको मैच करना किसके साथ, विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन विद स्किल पीपल। बात समझ में आ रही है। अब जो हमने आइडेंटिफिकेशन किया है, और टेक्नोलॉजी और हमारा इंस्टीट्यूशन को हमने देखा है, ये सारी चीजें कर ली। तो अब हम इन लोग इसको, तीसरा स्टेप क्या है कि हम इसको मैच करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, मैच करेंगे। किसके साथ मैच करेंगे, तो हम इसको मैच करेंगे ओवरऑल पूरी कंट्री के डेवलपमेंट के साथ, ओवरऑल बात समझ में आ रही है। हम लोग अब क्या है, इसको पूरी कंट्री के साथ डेवलप मतलब मैच करने का प्रयास करेंगे कि पूरी कंट्री में क्या है, इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना, किसी को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वही बात जो मैंने शुरू में बताई थी कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यानी कि हम लोग इसको क्या देखेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ हम लोग क्या है, इसको जोड़ने का क्या है प्रयास करेंगे, जोड़ने का हम लोग क्या है प्रयास करेंगे,
ठीक है, जोड़ने का हम लोग इसमें क्या है प्रयास करेंगे, यानी कि पूरे हम लोग कंट्री के डेवलपमेंट की इसमें क्या है बात करेंगे। इसमें सबसे मेन रोल कौन प्ले किया है, सबसे मेन रोल, तो ये सब तो हुआ ही है। टेक्नोलॉजी का इसमें क्या है रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंस्टीट्यूशन का भी रोल इसमें क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि दे प्ले अ क्रूशियल रोल, ठीक है, इन द डेवलपमेंट। कहीं के भी डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब यही ना बहुत वो दोनों चीजें थी, यही क्या थी वो दोनों चीजें थी जिसकी वजह से कौन आए थे हमारे इंडिया में, ब्रिटिश आ गई थी। कौन आ गए थे, ब्रिटिश आ गए थे। और ब्रिटिश आ करके क्या कर लिए थे, हमारे इंडिया का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर लिए थे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन किए थे ना, मैं इसको मिटा देती हूँ। अगर आप लोग को इसको शॉर्ट में लिखना है तो मैं एक बार हट जाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला ये वाला है, दूसरा ये वाला है, और तीसरा क्या है हम उसको मैच करेंगे, ठीक है। ये 3 स्टेप मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। तो हमारी टेक्नोलॉजी ही वो चीज थी, टेक्नोलॉजी ही बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि यहाँ पर कौन आया था, ब्रिटिश आए थे, और इन्होंने इंडिया के जितने भी रिसोर्स थे, जितने भी क्या थे रिसोर्सेस थे, इसका क्या कर लिया था ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर क्या किया था, एक्सप्लॉयटेशन किया था। किसके लिए किया था, तो अपनी नीड के लिए किया था, क्या अपनी जरूरतों के लिए किया था। जरूरत तो उनकी वहां पर भी पूरी हो सकती थी ना, नहीं, इन्होंने किसके लिए किया था, अपनी ग्रीड के लिए किया था, अपनी ग्रीड के लिए किया था। इसी बात पे महात्मा गांधी जो कि उस वक्त में हमारे क्या है बहुत ज्यादा एक्टिव थे, इन्होंने क्या बोला था, देयर इज इनफ रिसोर्स फॉर आवर नीड्स बट नॉट फॉर आवर ग्रीड्स। बात समझ में आ रही है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में इतना है कि हम उससे क्या पूरी कर सके, अपनी नीड को पूरी कर सके। किसको पूरी कर सके, हम अपनी नीड को पूरी कर सके, लेकिन इतना नहीं है कि हम उसके जरिए हम क्या पूरी कर सकते हैं, अपनी ग्रीड। लालच के लिए नहीं है। आपको एक सोने का पहाड़ भी मिल जाएगा ना इंसान को, तो वो क्या सोचेगा, दूसरा भी कहाँ है, दूसरे को भी खोजो वहीं पर, तो वो और लालची है, अपनी नीड को नहीं देखेगा, अपनी ग्रीड को देखता है। बात समझ में आया, तो यही बात गांधी जी ने बोली है। इसलिए क्या है, डेवलपमेंट में हमारे क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, जिसमें ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का बहुत मतलब तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको याद रखना। बात समझ में आया। अब आगे देखते हैं हम लोग लैंड रिसोर्स के बारे में। लैंड रिसोर्स धीरे धीरे हम लोग रिसोर्स, ये आपका पूरा जो चैप्टर है ना पूरा 10th का, वो पूरे रिसोर्स के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपना लैंड रिसोर्स, उसके बाद हम लोग और भी रिसोर्स देखेंगे। लैंड रिसोर्स, हमारी जमीन भी क्या है, हमारे को ऊपर वाले की तरफ से, भगवान की तरफ से दिया हुआ क्या है, एक तोहफा है। हम इस पे क्या है, अपनी सारी काम क्या है इसी पे करते हैं। हमारा घर इसी पे है ना, घर से लेकर के फिर इंडस्ट्री, पूरी वाइल्ड लाइफ, हमारा पूरा फ्लोरा एंड फौना, बोले तो फ्लोरा एंड फौना, वो सब किस पे डिपेंड है, हमारे लैंड पर ही तो डिपेंड है ना। ये सब किस पे डिपेंड है, लैंड पर ही डिपेंड है। पूरी जिंदगी सब सारी चीजें किस पर है, लैंड पर ही चल रही है। बात समझ में आया। अगर हम लोग अपने इसकी बात करें, हमारे इंडिया की बात करें, ठीक है, हमारे इंडिया की बात करें, तो हमारा जो 43% का एरिया है, हमारा जो 43% का एरिया है वो किस में आता है, हमारे प्लेन रीजन में आता है। हमारे क्या है, वो प्लेन रीजन में आता है, ठीक है भाई। चलो, हमारा 43% का जो इलाका है वो किस में आता है, प्लेन रीजन में आता है। फिर 30% का जो इलाका है हमारा, वो किस में आता है, माउंटेन में आता है। और लास्ट क्या है, 27% का जो हमारा इलाका है वो किस में आता है, हमारे प्लेटूज के रीजन में आता है। बात समझ में आ रहा है इतना। ये हमारे इंडिया का है 43% हमारा प्लेन है, 30% माउंटेन है, और 27% क्या है, प्लेटू है, जो हमारा क्या है, हमें मिला हुआ है, गॉड गिफ्टेड है। लैंड हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है, हमारे यहाँ पे इतना ही है, ठीक है। अब हम लोग लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। लैंड का जो यूज का पैटर्न है वो हमारे इंडिया में कैसा है, इसके ऊपर बहुत सारे 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। और बच्चों का सबसे टफ अगर कोई चीज है इस चैप्टर में, बच्चों का कोई भी अगर सबसे टफ चीज है तो उनको यही लगता है। तो ये आज मैं आप लोग को पढ़ा दूंगी, और इसके बाद आप लोग इसको ऐसे पानी में घोल के पी जाना, ठीक है, पानी में घोलना और उसको पी जाना। बहुत इजी सा टॉपिक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिएगा। तो पहले देखते हैं हम लोग फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट का रीजन। ये इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया में इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है वो बताया जा रहा है। एक तो होता है क्या, फॉरेस्ट रीजन, ठीक है, लैंड का यूज कितने प्रकार से वो बताया जा रहा है। एक हो गया फॉरेस्ट, जहां पे क्या होता है, हमारे जंगल झाड़ी होती है, वो क्या हो गया, फॉरेस्ट रीजन में वो आ जाता है। दूसरा क्या आता है, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ ऐसी जमीनें जो कल्टीवेशन के लिए क्या है, अवेलेबल नहीं है, जो कल्टीवेशन के लिए क्या है, अवेलेबल नहीं है। जैसे वो कौन सा इलाका हो सकता है, बैरन एंड वेस्टलैंड। वो कौन सा इलाका हो सकता है हमारा, बैरन एंड वेस्टलैंड, ठीक है।
जो क्या है सूखा पड़ गया है, अब वहां पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, तो वो किस में आएगा हमारा बैरन एंड वेस्टलैंड में, एकदम खराब है, वो जमीन पे कुछ हो ही नहीं सकते। फिर आगे कौन सा है नॉन एग्रीकल्चर, जहां पे क्या है एग्रीकल्चर वगैरह नहीं परफॉर्म होता है, एग्रीकल्चर नहीं परफॉर्म होता है, वो आएगा जैसे कि हमारा रोड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या है एग्रीकल्चर वाला इलाका है नहीं ना, तो ये किसमें आ गया नॉन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर। नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, टॉपिक से ही लग रहा है नॉट अवेलेबल है, यानी कि वहां पे बिल्डिंग बन गई है, स्कूल बन गए हैं, और फिर और कौन सा नॉट मतलब नॉट अवेलेबल होगा जो एकदम खराब हो चुका है, बैरन है, बात समझ में आया। फिर क्या होगा अनकल्टिवेटेड लैंड, जो अनकल्टिवेटेड है, जो है जिसपे की जा सकती है लेकिन वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है वहां पे, जैसे कि परमानेंट ग्रेजिंग एंड पास्चर, कौन सा हो सकता है हमारा, जो भेड़ बकरी के लिए रहते हैं ना, जहां पर हो सकता है सारी चीजें, लेकिन वो किसके लिए रख दी गई है, ग्रेजिंग एंड पास्चरिंग के लिए, चराने के लिए क्या है उसको रख दी गई है। मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, ये क्या है हमारे जो हम लोग देखते हैं, जो ना आपने उगाए हैं जो मैंने उगाए हैं वो अपने आप से ही उग जा रहे हैं, जो अपने आप से ही क्या है उग जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या है इस कैटेगरी में लेते हैं। और कौन सा होगा, और होगा वेस्ट लैंड, जो कि क्या है 5 साल से भी ज्यादा के लिए क्या है उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, 5 साल से भी ज्यादा समय के लिए क्या है उसको छोड़ दिया गया है। ये सब किसमें आएंगे, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में से आएंगे, यानी कि अदर है अनकल्टिवेटेड है, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा हमारा फैलो लैंड, कौन सा आएगा फैलो लैंड, ये कैसा है, तो एक होगा करंट फैलो, जो अभी अभी फैलो हुआ है, यानी कि एक साल से क्या है उसमें कोई भी एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, तो वो कौन सा होगा फैलो लैंड, यानी कि करंट अभी अभी एक साल में करंटली क्या है वो फैलो लैंड हुआ है। फिर क्या है अदर देन करंट फैलो, यानी कि बहुत पहले से ही 1 से लेकर के 5 साल उसको हो गया है, 2 से 3 या 4 साल क्या है उसको कल्टीवेशन कर रहे हैं हुआ है, बात समझ में आया। तो ये क्या हो गया अदर देन कल्टीवेटेड। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग को कोई जरूरत नहीं रट्टा मारने की, एकदम से सब लॉजिकली लेके चलो। आधा कौन सा हो गया हमारा फॉरेस्ट, जहां पे पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट है, वो सब एकदम जंगल झाड़ी है। फिर नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए है ही नहीं, तो उसमें कौन सा आएगा बैरन लैंड आएगा, जो एकदम खराब है, जो कुछ भी नहीं हो सकता वहां पे। और कुछ ऐसे इलाके होंगे जैसे कि रोड हो गया, इंडस्ट्री वगैरह बनी है हमारी, तो वो क्या है वो भी हमारे लिए क्या है अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। फिर अदर कल्टीवेटेड क्या है, तो ये क्या है 5 साल से भी अधिक टाइम के लिए जो ऐसी पड़ा हुआ है खाली। फिर क्या है मिसलेनियस, जहां पे बेकार के ऐसे पेड़ पौधे हो गए वहां पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। फिर कुछ जगह पे क्या है ग्रेजिंग वगैरह, यानी कि चराने के लिए कुछ जगह को छोड़ दिया गया है। फैलो लैंड तो बहुत इजी है, वो अदर मतलब करंटली फैलो, जो इसी साल फैलो हुआ है, यानी कि एक साल से वो क्या है ऐसे पड़ा हुआ है। और कौन सा आएगा हमारा अदर देन करंट फैलो, यानी कि 1 से 5 साल के बीच में क्या है वो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। इसमें एक और टॉपिक आता है नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं बता पाया। तो इसका अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैंने बहुत ही ज्यादा फ्लो चार्ट बना दिया ताकि बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को बस मैंने लिख दिया है, इसी चीज को मैंने लिख दिया ताकि आप लोग की कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो इसी चीज को मैंने क्या है इस प्रकार से लिख दिया, जो आपकी किताब में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। वही बात मैंने सारी चीजें लिखी हुई, वही 3 पॉइंट है, फैलो में वही करंट है, वही अदर देन है। बात समझ में आया। एक होता है हमारा नेट सोन एरिया, एक कौन सा होता है हमारा नेट सोन एरिया। नेट सोन, नेट किसके लिए होता है साल भर के लिए, नेट किसके होता है साल भर के लिए होता है। एक होता है नेट सोन एरिया और एक होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। देख लेना जो भी होता है क्रॉप्ड या सोन है यहाँ पर भी। तो नेट सोन अगर एरिया की बात की जाए तो एक लैंड पर एक साल में अगर एक ही क्रॉप उगाई जा रही है, अगर एक ही क्रॉप उगाई जा रही है एक साल में, यहां पर एक ही क्रॉप अगर उगाई जा रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे नेट सोन एरिया में हम लोग इसको लेते हैं एक साल में, यानी कि एक ही क्रॉप यहाँ पे उगाई गई है। लेकिन अगर यहीं पर 2 से 3 क्रॉप उगा दी जाए, 2 से 3 क्रॉप अगर हम लोग उगा दी जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप एरिया बोलेंगे। इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, नेट सोन एरिया में यही आएगा और ग्रॉस क्रॉप एरिया में ये वाला आएगा, ठीक है। कौन सा, जहां पर मोर देन 1 होता है, मोर देन 1। बात समझ में आ रही, जहां पर क्या होता है मोर देन 1 होता है। तो आप लोग को इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि नेट सोन एरिया में एक साल में एक ही चीज हो रही है और ग्रॉस क्रॉप में क्या हो रहा है कि मल्टीपल चीजें हो रही है, वहां पे मल्टीपल क्या है चीजें हम लोग को वहां पे देखने को मिलता है। बात समझ में आया। अब जो हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, हमारे इंडिया की बात हो रही है ना, जब से हम लोग इंडिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इंडिया का ये इंडिया का वो, हाँ इंडिया की जय माता दी, ठीक है। तो टोटल ज्योग्राफिकल अगर हम लोग अपना एरिया देखें तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े 3.28 क्या है मिलियन ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, क्या है स्क्वायर किलोमीटर में क्या है हमारा इंडिया पूरा फैला हुआ है। पूरा क्या है हमारा इतना इलाका हमारा पूरा का पूरा क्या हुआ है फैला हुआ है। अब जो हमारा इंडिया है ना, देखो मेरे इंडिया के नक्शे पे कोई नहीं जाएगा, ठीक है।
मैं आधा ही इंडिया ने बनाया, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इंडिया है। तो हमारे पास क्या है, पूरा का डाटा है ना मिला हुआ है, ठीक है, पूरा डाटा हमें क्या है, मिला हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है, कुछ बच्चा लोग कुछ ऐसी जगह है जिनका क्या है, हमारे पास अभी कोई डाटा नहीं है, कोई डाटा क्या है हमारे पास नहीं है। यानी कि कुछ हमारे पास इलाके हैं, जैसे कि 92% का जो हमारे पास एरिया है, 92% का जो एरिया है, ये पूरा क्या है, इसका डाटा हमारे पास क्या है, अवेलेबल है, ठीक है, इसका डाटा क्या है हमारे पास अवेलेबल है। और जो हमारे पास 8% का जो बच रहा है, 8% या 7% ऐसी कुछ है हमारे पास, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। तो 93% का क्या है हमारे पास एरिया अवेलेबल है, और जो 7% है ये हमारे पास क्या है, अवेलेबल नहीं है। तो क्यों नहीं हमारे पास अवेलेबल, क्योंकि ये है वो 7 सिस्टर वाले इलाके, 7 सिस्टर वाले इलाके हैं जो हमारे पास क्या है, अभी उसका पूरा डाटा नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं ना जो बहुत ज्यादा आइसोलेट भी है, तो इसलिए क्या हम वहां का एरिया नहीं अभी कलेक्ट कर पाए हैं। दूसरा क्या हमारे पास एलओसी और एलएसी है, आप लोग सुने होंगे, वो इलाका जो चाइना के कब्जे में है और वो इलाका जो पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों जो है यहाँ पे बैठे हुए, एक पाकिस्तान वाला लेके रखा हुआ है और एक चाइना वाला लेके रखा हुआ है। तो ये सारे यानी कि हमारा 7 सिस्टर एल और चाइना के, जिस चाइना ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया है वो, और जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है वो, तो ये सारे को मिला के कितना हो रहा है, 7% हो रहा है। तो इसका डाटा अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसका डाटा क्या है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आया, इतना सभी को समझ में आया सारा। तो हमारे पास क्या है, कुछ इलाके क्या है, नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अपने नेट जोन एरिया की बात करें, तो जो हरियाणा है, जो हमारा हरियाणा और पंजाब का इलाका है, जो हमारा हरियाणा और पंजाब का इलाका है, ये क्या है 80% 80% से भी क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ का जो कल्टीवेशन है वो अच्छा होता है, ठीक है, 80% से भी ज्यादा क्या है ये कंट्रीब्यूट करता है। और वही अगर हम लोग अपने 7 सिस्टर को देखें, अगर हम लोग अपने 7 सिस्टर की तरफ निगाहें उठा के देखें, तो वो 10% से भी क्या है माइनस में जाता है नेट जोन एरिया के मामले में। नेट जोन एरिया के मामले में हरियाणा पंजाब जैसे इलाके क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस है। वही अगर हम लोग 7 सिस्टर की बात करें, तो वो क्या है 10% से भी क्या है कम जाते हुए नजर आते हैं। तो ये कौन सा था हमारा लैंड रिसोर्स के टॉपिक में, ये सारी चीजें हम देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसी में हमारा क्या है, फॉरेस्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं, फॉरेस्ट पॉलिसी, जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है, फॉरेस्ट जो पॉलिसी है, इसके अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1960 और 1961 में हमारे पास कितना परसेंट का फॉरेस्ट था, 18% का क्या था हमारे पास फॉरेस्ट था। फिलहाल की अगर हम लोग बात की जाए 2015 का अगर डाटा देखें, तो हमारे पास कितना है, 23% से क्या है हमारे पास अभी फॉरेस्ट अवेलेबल है। लेकिन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, 33% क्या है हमारे पास होना चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी कितना है 23% से। हालांकि अगर इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड का देखें, तो हम लोग ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे बढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, बढ़ता रहेगा, ठीक है, बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कौन सी है, लैंड डिग्रेडेशन। जो कौन सा टॉपिक है हमारा, लैंड डिग्रेडेशन का हमारे पास टॉपिक है। पहले मैं लिख लेती हूं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, और लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज है। लैंड डिग्रेडेशन के क्या है हमारे पास कॉजेज है। देखो, लैंड डिग्रेडेशन यानी कि ऐसी जमीन जो मतलब अच्छी है, लेकिन हम क्या है उसको अपने ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हम क्या है उसको खराब कर रहे हैं, हम क्या है ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से उसको खराब कर रहे हैं। तो उसके लिए हम हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, किस वजह से हम उसको खराब कर रहे हैं। तो पहले तो क्या है ओवर ग्रेजिंग, हम क्या है कुछ इलाकों में जो वहां पे कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन वहां पे इतनी ज्यादा ग्रेजिंग कर दे रहे हैं, इतना ज्यादा उसको यूज कर दे रहे हैं जानवर की वजह से,
कि वो क्या हो जा रहा है, वो खराब हो जा रहा है, वो क्या हो रहा है, हमारे वजह से खराब हो जा रहा है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हम कोई जमीन में इतना ज्यादा वर्क कर देते हैं, हम कोई जमीन पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, वहां से चीजें निकालते हैं, जिसमें हम लोग क्या लेंगे, माइनिंग। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, माइनिंग। इसमें किसका एग्जाम्पल दूंगी मैं, माइनिंग का। तो इसकी वजह से भी क्या है, हमारा लैंड क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। ओवर इरिगेशन, जमीन से हम क्या है, पानी को इतना ज्यादा निकाल रहे हैं ओवर इरिगेशन की वजह से, कि पहला तो क्या है, पानी में भी कमी आ रही है, और दूसरा क्या है कि लैंड पर भी हम वो पानी का जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, लैंड डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि ओवर इरिगेशन किसके ऊपर, जमीन के ऊपर। तो उससे क्या हमारी जमीन खराब होती है। जो हमारा इंडस्ट्री है, सीमेंट जैसी इंडस्ट्री है, वो भी क्या है, जितना यूज करती है तो उसका डम कचरे को कहां फेंकती है, जमीन पर ही फेंकती है ना, या पानी में भी फेंकती है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट की भी वजह से क्या होता है, हमारा लैंड डिग्रेड होता है। तो ये सब क्या है, कॉजेज है लैंड डिग्रेडेशन के। अब इसे कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं अपनी लैंड के, तो उसको बचाए कैसे जा सकते हैं, तो ठीक इसी का अपोजिट, ओवर ग्रेजिंग को रोक सकते हैं हम लोग, माइनिंग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, माइनिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इरिगेशन को हम लोग क्या है, रोक सकते हैं, कम इरिगेशन करके, ज्यादा पानी को ना निकाल के, ज्यादा पानी को ना छोड़ते हुए, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल का डम निकल रहा है, जो इंडस्ट्रियल का कचरा निकल रहा है, इसको भी क्या है, पहले हम लोग अच्छे से इसका देखें, इसको मतलब क्या बोला जाए, मतलब उसको अच्छे से क्या है, प्रॉपर उसका तैयारी करके तब उसको क्या है, कहीं अच्छे जगह पे फेंका जाए, या फिर उसको पहले ही हम लोग सफाई करके तब फेंका जाए, यानी कि इस तरीके से उसको करके फेंका जाए ताकि वो क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, पानी को पोल्यूट ना करे, ऐसा हम उसको क्या है करके फेंके। बात समझ में आया? सीधा जानो ना कि बच्चा लोग इंडस्ट्री के कचरे को हम लोग क्या है, इस प्रकार से फेंके ताकि हम क्या है, इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें। अब सॉइल एज ए रिसोर्स, सॉइल क्या होता है हमारा, जो हमारे अर्थ की सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो हमारे अर्थ की, जो हमारे अर्थ, हमारे जमीन की क्या है, टॉप मोस्ट लेयर है, ये क्या है, सॉइल का है। ये किसका होता है, सॉइल का होता है। इसके अंदर, इसी के ऊपर क्या है, सारी जिंदगी रहती है, सारी क्या है, जिंदगी रहती है। ये ऑर्गेनिक, इसमें क्या है, किसका कंपाउंड रहता है, ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है। फ्लोरा एंड फौना, वो सब किस पे डिपेंड रहता है, किस पे डिपेंड रहता है, तो हमारी सॉइल पर ही क्या है, ये डिपेंड रहता है, हमारी क्या है, सॉइल पर ही डिपेंड रहता है, ठीक है। बात समझ में आया, सॉइल पर ही क्या है, हमारी ये डिपेंड रहता है। तो हमारे लिए क्या है, सॉइल भी एक बहुत ही जरूरी क्या रिसोर्स बन के सामने आता है। तो हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा ये सॉइल है, ये बनता कैसे है, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इसके लिए बच्चा ये अलग टॉपिक है, जो आप लोग हम लोग 8th क्लास से पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम लोग को दिया हुआ है, जो हमारी पेरेंट रॉक होती है, ठीक है, जो हमारी पेरेंट रॉक होती है, जो बेड रॉक होती है, इसकी क्या होती है, वेदरिंग होती है। क्या होती है इसकी होती है वेदरिंग। व्हाट इज मीन बाय वेदरिंग, पत्थरों का टूटना इज कॉल्ड वेदरिंग। पत्थरों का टूटना, वो धीरे धीरे कणों में टूटता है ना, तो उसकी क्या हो रही है, वो वेदरिंग हो रही है। और ये वेदरिंग होती कैसे है, तो बाय एजेंट। अब उसमें एजेंट कौन होंगे, तो वाटर, विंड, ग्लेशियर। इसके कारण क्या है, हमारी किसकी फॉर्मेशन हो रही है, हमारी मिट्टी की, सॉइल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। और कहाँ का मिट्टी किस प्रकार का होगा, वो वहां का क्लाइमेट डिसाइड करता है। बात समझ में आया, यानी कि कहीं का भी मिट्टी किस प्रकार का होगा, ये डिसाइड कौन करता है, वहां का क्लाइमेट क्या है, डिसाइड करता है कि वहां की मिट्टी कैसी रहेगी। अगर वहां पे ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां की मिट्टी कैसी रहेगी, चिपचिपी रहेगी। वहां पे बारिश नहीं हो रही है तो वहां की मिट्टी कैसी रहेगी, सूखी सूखी रहेगी। बात समझ में आई ना सभी को। कहीं पर अगर नॉर्मल रेनफॉल हो रही है तो वहां की मिट्टी कैसी रहेगी, नॉर्मल रहेगी, यानी कि वो उपजाऊ रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, ज्यादा पानी नहीं हो रहा है उसमें, ना ज्यादा ही सूखा है, तो कैसी रहेगी, वो एक्यूरेट रहेगी, यानी कि एडिक्वेट सारा क्या है उसमें मात्रा रहेगा। और उसी पे डिपेंड करता है उसकी वेजिटेशन के, वहां पे वेजिटेशन भी किस प्रकार की वो प्रोवाइड आपको कर सकती है। बात समझ में आया। तो सारी चीजें क्या होती है, एक दूसरे से लिंक होती है, एक दूसरे पे डिपेंड होती है। 1 मिनट। ठीक है, तो हमारा क्या है, पेरेंट रॉक से हमारा क्या बनता है, सॉइल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है पेरेंट रॉक से। और इसी से क्या है, जिसमें फैक्टर कौन प्ले करता है, क्लाइमेट, फिर वेदरिंग, डेन्यूडेशन, ये सब प्रोसेस से क्या है,
हमारे को सॉइल देखने को मिलता है। अब यही बात बताई हूं कि क्लाइमेट की वजह से वो उसकी वेजिटेशन कौन सी होगी, ये सब क्या है एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ये सब क्या है एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो ये सब कैसे होगा उसी को हम लोग क्या है देखेंगे कि मिट्टी जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वो कैसे क्या है हर जगह पे वरी कर रही है, हर जगह पे क्या वरी कर रही है, कैसे, तो क्लाइमेट की वजह से कैसे वो वरी कर रही है, उसी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं, अच्छा मैंने एक चीज नहीं बताई आप लोग को, मैं भूल गई, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग को। अभी जो मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगी बच्चों के लिए ये भी टॉपिक क्या है बहुत ज्यादा मुश्किल है कि एलुवियल सॉइल के बारे में आ गया नोट्स लिखने के लिए, तो हमने तो इतनी सारी मिट्टी के बारे में पढ़ा है, सब क्या है मिक्स हो जाता है, सारी चीज क्या हो जाती है खिचड़ी बन जाती है, ठीक है। तो आप लोग को 4 चीज मेनली याद करनी है, 4 चीज क्या है याद रखनी है। एक तो बन कैसे रहा है, उसमें मिल्क, उसमें मतलब वो फॉर्म कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है उसका, मैंने दोनों चीज वही लिखी हुई क्या, फॉर्म, अच्छा ये फाउंड है, सॉरी, एक के फॉर्म कैसे हो रहा है, बन कैसे रहा है, दूसरा वो मिल कहाँ रहा है, उसमें कंटेंट किस चीज का है, और उसमें कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है। 2 F से है 2 C से है, ठीक है। तो 2FC का फॉर्मूला याद रखना है, बात समझ में आया, 2FC का फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है कि F हो गया फाउंड और फॉर्म, एक तो फॉर्म कैसे हुआ और कहाँ मिलता है, और फिर उसमें कंटेंट किस चीज का है, और क्रॉप कौन सी उसमें क्या है क्रॉप उगाई जा रही है। तो इसी को हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूं फॉर्म, फिर फाउंड, फिर इसमें क्या कंटेंट हो रहा है, फिर इसमें क्या क्रॉप उगाई जा रही है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो फॉर्म कैसे होता है ये, तो हमारे पास जो अलुवियल सॉइल है, ठीक है, इंडिया की 40% की जो हमारे पास एरिया है, जो हमारे पास 40% का जो एरिया है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, हमारी अलुवियल मिट्टी पाई जाती है, अलुवियल मिट्टी पाई जाती है। तो फॉर्म कैसे हो रही है, हमारे पास जो इंडिया की प्रमुख नदियां है, जो सबसे बड़ी बड़ी नदियां है, 3 मेजर रिवर, आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, कौन सी है वो नदी 3 रिवर, वो कौन सी है बताओ जल्दी से। इंदस एक होगी, इंदस, दूसरी कौन सी होती है ब्रह्मपुत्र, और तीसरी कौन सी हमारी गंगा। तो ये जो अपने सेडिमेंट लेकर आती है, ये जो ऊपर से अपने सेडिमेंट को लेकर आती है, कैरी करके लेकर आती है, उसी से हमारी क्या है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल का क्या होता है फॉर्मेशन होता है, जो कहां पर, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेडिमेंट को, ये किसको कैरी करके लेकर आती है, अपने सेडिमेंट्स को कैरी करके लेकर आती है, जो कि इन इलाकों में पाया जाता है। तो मेनली ये नदर्न इंडिया में पाए जाते हैं, कहां पर, नदर्न इंडिया में पाया जाता है। क्यों, देखो यहाँ पे इंदस ब्रह्मपुत्र गंगा, आपने पढ़ा है कि यहाँ से हमारी क्या है इंदस नदी गई है, यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र आई है, यहाँ से हमारी गंगा गई है। तो ये सब है कौन से इलाके में, ये सब कौन से इलाके में बच्चा लोग, तो ये सब नॉर्थ इंडिया में ना, नॉर्थ इंडिया में ना, इसलिए कहाँ पे पाई जाती है, मेनली नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। दूसरा क्या है, जो भी हमारी नदी है, जो भी हमारी नदी है इंडिया की प्रमुख नदियां, जैसे कि साउथ में भी गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इस लाइन से है ना, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, तो इसके कोने पर यानी कि डेल्टा इलाकों में, डेल्टा इलाकों में भी क्या है ये पाया जाता है, यानी कि ये और कहां पे पाया जाता है, डेल्टा रीजन में भी क्या है पाया जाता है, डेल्टा रीजन में भी क्या है ये पाया जाता है। आगे इसमें एडिक्वेट मात्रा किस चीज की होती है, इसमें कंटेंट किस चीज का होता है, पोटाश और फास्फोरस में क्या है ये एडिक्वेट मात्रा में रहता है, किसमें, पोटाश एंड फास्फोरस में, ठीक है। क्रॉप कौन कौन सी इसमें उगाई जाती है, तो इसमें सब प्रकार की दाल, चावल, गेहूं, राइस, इसमें मेनली क्या है राइस, व्हीट, और राइस के लिए क्या है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, रीस और सॉरी व्हीट और राइस दोनों मिक्स हो गया, व्हीट और राइस मिला के रीस बन गया, ठीक है। तो व्हीट और राइस के लिए क्या है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, ये दोनों ही क्या है बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अब इसमें भी 2 प्रकार आती है, इसमें भी क्या है 2 प्रकार आती है, हमारी एलुवियल की 2 प्रकार आती है, एक तो होती है ओल्ड एलुवियल और एक होती है न्यू एलुवियल। ओल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, भांगर बोलते हैं, और इसको हमारे खादर बोलते हैं। तो जो न्यू होती है ना ज्यादा फाइन होती है, ये क्या होती है ज्यादा फाइन होती है, इसके पार्टिकल्स जो है हमारी एलुवियल सॉइल के ये क्या होते हैं बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, एकदम फाइन होते हैं, और इसीलिए बहुत ही ज्यादा ये बहुत अच्छी मिट्टी होती है, जो क्या है हमारी उपजाऊ होती है। इसीलिए आप देखेंगे ना कि नॉर्थ इंडिया में इसी मिट्टी के कारण क्या है वहां पे डेंसली पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है, क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा किसमें इन्वॉल्व होते हैं, सब बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से वहां पे सब पॉपुलेशन क्यों है, क्योंकि वहां पे सब किसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है, मानी क्या जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी हम लोग वही 2FC का फॉर्मूला लेकर के चलेंगे। तो ब्लैक सॉइल की अगर बात कर ली जाए तो इसको और क्या बोलते हैं हम लोग,
ऑल्सो नोन, इसका दूसरा नाम क्या है, रीगर सॉइल। क्या नाम है, रीगर सॉइल। इसको और क्या नाम से बुलाया जाता है, रीगर सॉइल के नाम से क्या है इसको हम लोग बुलाते हैं, रीगर सॉइल के नाम से क्या है हम इसको बुलाते हैं। ये सब नाम आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये आ सकता है। अब ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे है, तो जो हमारा लावा होता है, जो हमारा लावा होता है बच्चा लोग, जो हमारे बहुत सारे रीजन में पाए जाते हैं, उसकी जब वेदरिंग होती है, अभी बताइए वेदरिंग क्या होता है, पत्थरों का टूटना, ठीक है। जो हमारे इग्नियस रॉक होते हैं, जो हमारे इग्नियस रॉक होते हैं, इसका क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है। क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है, यानी कि इसकी वेदरिंग हो जाती है। अब वेदरिंग हो जाएगी तो वो तो टूट जाएगा ना, और लावा ब्लैक ब्लैक काला काला करिया करिया रहता है, ठीक है। तो ये सॉइल किस कलर की रहेगी, ब्लैक कलर की रहेगी। किस कलर की रहेगी, ब्लैक कलर की रहेगी। और इसमें ना कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम का भी क्या है इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ये क्या करता है, मॉइस्चर को बहुत ज्यादा होल्ड करता है, ठीक है। किसको होल्ड करता है, मॉइस्चर को। मॉइस्चर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, मॉइस्चर को होल्ड करने की। इसीलिए मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है, इसीलिए इसमें कौन सी क्रॉप अच्छी से उगती है, कॉटन। क्यों, क्योंकि कॉटन को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, कॉटन को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, और इसके अंदर क्या है, मॉइस्चर भी अच्छा खासा होता है, मॉइस्चर बहुत अच्छा होता है, इसीलिए क्या है इसमें कॉटन को उगाया जाता है। रट्टा मारने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें अच्छे से बता रही हूँ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको रीगर सॉइल बोलते हैं। दूसरा क्या है, इग्नियस रॉक के वेदर होने की वजह से क्या है ये बनती है। फिर क्या है हमारा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट अच्छा होता है, मैग्नीशियम का भी कंटेंट इसमें अच्छा होता है, मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी इसमें बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसमें क्या उगाया जाता है, कॉटन उगाया जाता है। अब बच्चा लोग ये कौन कौन से रीजन में पाई जाती है, रट्टा नहीं मारना है। क्या बोली मैंने, ये लावा के इग्नियस रॉक से क्या है इसकी फॉर्मेशन हो रही है। अब देखना है कि लावा यानी कि हमारा क्या है, फटने वाला इलाका। तो फटने वाला इलाका हमारा कौन सा है, यानी कि प्लेटू रीजन। 9th में हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि प्लेटू रीजन हमारे इंडिया में कहां पर है, कहां पर है, ये हो गया हमारा इंडिया। मेरा इंडिया तो ऐसे ही बन जाता है, ठीक है, मेरा इंडिया ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। तो देखना क्या हमारे पास, हम लोग पढ़े हुए हैं कि हमारे पास लावा वाला इलाका कौन सा है, तो हमारा सेंट्रल इंडिया है, मालवा प्लेटू है, छोटा नागपुर का, और कुछ डेक्कन पेनिनसुला के भी क्या है इलाके यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें क्या है हमारा झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ का इलाका हो गया। इन सब इलाकों में क्या है हमारी ब्लैक सॉइल हमें क्या है देखने को मिलती है। बात समझ में आई, रट्टा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं मारना है, सारी चीजें एकदम समझते हुए चलो, ठीक है। तो लावा वगैरह फटा, लावा निकला, इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन हुई, टूट गया, टूटने के बाद क्या बना, ब्लैक सॉइल बन गया। होल्डिंग, जो पानी को मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या है उसमें कॉटन की खेती बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कौन से टॉपिक पे, रेड एंड येलो सॉइल। दो नाम, दो कैसे हो गए, इसमें तो एक नाम होना चाहिए ना, तो दो नाम कोई रीजन की वजह से इसका दो नाम दिया हुआ है। पहला कौन सा है, रेड, और दूसरा क्या है, येलो। तो सबसे पहले तो हम लोग कलर पे ही चलते हैं, ठीक है, सबसे पहले से कलर पे ही चलते हैं कि रेड क्यों है, येलो क्यों है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरन डिफ्यूजन। क्या होता है, आयरन डिफ्यूजन की वजह से इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, रेड कलर देखने को मिलता है। कौन सा कलर देखने को मिलता है, लाल कलर क्या है इसमें देखने को मिलता है, आयरन कंटेंट की वजह से। और दूसरा क्या है, येलो। येलो क्यों हो रहा है, तो जब ये अपने हाइड्रेट फॉर्म में आती है, जब बच्चा लोग अपने हाइड्रेट फॉर्म में आती है, मैम क्या लिख रही हैं आप, बच्चा लोग आप लिखते रहना एकदम सरिया के, ठीक है। तो जब ये अपने क्या है हाइड्रेट फॉर्म में आती है, तब इसका कलर क्या रहेगा, येलो रहता है। तब इसका कलर कौन सा रहता है बच्चा लोग, तब इसका कलर रहता है येलो रॉक, येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ये किस इलाकों में पाई जाती है, ये कौन से इलाकों में पाई जाती है। तो ये लो रेनफॉल के क्या है इलाकों में पाई जाती है, लो रेनफॉल के क्या है इलाकों में पाई जाती है। हमारा उड़ीसा छत्तीसगढ़ का पास का जो इलाका है क्या है वहां पर ये पाई जाती है। और इसमें क्रॉप्स भी सारी प्रकार की क्या है, लेटराइट सॉइल में सारी प्रकार की क्या है आराम से क्रॉप्स उग जाती है, राइस भी, व्हीट भी, मिलेट्स भी, पल्सेस भी, सब क्या है इसमें आराम से उगाई जा सकती है, ठीक है। कलर क्यों है ऐसा वो भी बता दी हूँ, कहां पर पाई जाती है वो भी बता दी हूँ, कंटेंट इसमें कौन सा है वो भी बताई हूँ, और कुछ रह गया है नहीं, ठीक है, सारी चीज इसमें हो गई, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, ठीक है। अब लेटराइट सॉइल की बात करते हैं। लेटराइट सॉइल मेनली कहां पे पाई जाती है, तो ये हाई रेनफॉल के इलाकों में पाई जाती है, ठीक है, हाई रेनफॉल जहां पे होते हैं हमारी
हाई रेनफॉल जहां पे होती है हमारी, वहां पर क्या है, ये पाई जाती है। ठीक है, कहां पर थे हम लोग, जहां पर हमारा क्या है हाई रेनफॉल होता है, वहां पर क्या है, ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अंदर जो ह्यूमस का कंटेंट होता है, ठीक है, जो इसके अंदर ह्यूमस का कंटेंट होता है, ह्यूमस का कंटेंट इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लो रहता है। क्यों मैम, क्यों लो रहता है? हाई रेनफॉल, देखो यहाँ पे यही रीजन बन जाता है, हाई रेनफॉल, ठीक है, इंटेंस लीचिंग होती है इसमें, क्या होती है, इंटेंस लीचिंग होती है। अब देखो, जब ज्यादा पानी पड़ेगा किसी मिट्टी पर, तो उसका जितना भी ऊपर का उसके न्यूट्रिशन होंगे, सारी चीजें होंगी, वो लीचिंग की वजह से क्या हो जाएगी, सारी चीजें नीचे चली जाएगी। सारी चीजें कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ये मिट्टी कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्लेई टाइप की होती है, क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है, तो क्लेई चिपचिपी टाइप की क्या है, ये मिट्टी होती है। क्लेई और चिपचिपी टाइप की क्या है, ये मिट्टी हमें देखने को मिलती है। बात समझ में आया? तो वही बात है, इसके अंदर क्या ह्यूमस का कंटेंट बहुत कम होता है। हाई रेनफॉल जहां पे होता है, उस रीजन में क्या है, पाई जाती है। केशव, कोकोनट, टी, रबर, ये सब क्या है, इसमें क्या है, उगा लिया जाता है। तो इन सब क्या है, मतलब रेड और येलो सॉइल और ये लेटराइट सॉइल ठीक ठाक है, हमारा दोनों भी क्या है, ठीक ठाक है। लेकिन आप लोग को अलुवियल सॉइल और कॉटन सॉइल, और भी अभी दो आने वाला है, उसको बहुत अच्छे से याद रखना है। बाकी रेड और येलो सॉइल का रेड और येलो क्यों होना, वो भी बता दी हूँ। और जो हमारा लेटराइट सॉइल है, ये क्या है, हाई रेनफॉल इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। हाई रेनफॉल की ही वजह से क्या हो रहा है, इसमें ह्यूमस का कंटेंट कम हो जा रहा है। क्यों? ड्यू टू इंटेंस लीचिंग। और इसके बावजूद भी यहाँ पे क्या है, टी, रबर, केशू नट, काजू, ये सब की क्या है, यहाँ पे खेती आराम से हो जाती है। उसके बाद क्या है, एरिड सॉइल, ये कहां पे पाई जाती है, फाउंड इन स्कैंटी रेनफॉल रीजन। ठीक है, स्कैंटी रेनफॉल यानी कि जहां पर क्या है, बहुत ही कम बारिश हो, बहुत ही ना के बराबर बारिश हो, तो वहां पर क्या है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम इसके डीप में जाएंगे ना, इस मिट्टी के अगर हम लोग डीप में जाएंगे, तो हमें क्या है, वहां पे कैल्शियम की मात्रा देखने को मिलती है। कैल्शियम की क्या है, मात्रा हमें वहां पे देखने को मिलती है। अब ये सब इलाके ऐसे होते हैं ना, जहां पर क्या है, पानी का कंटेंट तो है नहीं उतना ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ज्यादा चीजें हम उगा नहीं सकते हैं। कब उगा सकते हैं, जब वहां पे हम इरिगेशन की अगर हम लोग फैसिलिटी को बढ़ा दे, इरिगेशन की अगर फैसिलिटी को हम लोग बूस्ट कर दे, आगे बढ़ा दे, तब क्या है, यहाँ पर कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ सोचना नहीं। ठीक है, तो ये इलाका कौन सा हो सकता है, हमको पता है मैम, कौन सा हो सकता है ये हमारा इलाका, जो राजस्थान का इलाका है, वेस्टर्न राजस्थान का, जहां पे क्या है, बारिश बहुत ही कम देखने को मिलती है। इन सब इलाकों में क्या है, वेस्टर्न और ईस्टर्न, थोड़ा पार्ट ईस्टर्न का भी हो सकता है, होता है। तो इन सब इलाकों में क्या है, स्कैंटी रेनफॉल है, और यहाँ पे क्या है, देखने को मिलता है कि बारिश बहुत ही कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ज्यादा चीजें नहीं उगाई जा सकती है। फिर भी यहाँ पे क्या है, बाजरा अच्छे से उगता है, बाजरा क्या है, उगता है। अरे वो लगाना ना, बाजरे का सिट्टा, राजस्थान में लोग बाजरे की रोटी बहुत खाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, बाजरा उगता है अच्छे से। बात समझ में आया? तो और ये कलर में किस प्रकार की होती है, ब्राउनिश होती है। कलर में कौन सी प्रकार की होती है, ब्राउन कलर, ब्राउन पेन, ब्राउन चीज मैंने ब्राउन से लिख दी, अच्छी बात है। बात समझ में आया? तो कौन से रीजन में पाई जाती है, स्कैंटी रेनफॉल रीजन में बाजरा यहाँ पे मिलता है। कंटेंट इसमें कौन सा होता है, कैल्शियम का, और ये राजस्थान वगैरह जैसे इलाकों में क्या है, पाई जाती है। क्लियर है इतना सभी को? अब बात करते हैं हम लोग फॉरेस्ट सॉइल की। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल की हम लोग बात करते हैं। एक मिनट। सर्दी हो गया है, थोड़ा सर्दी है, इस वजह से ऐसा हाल है। तो बात किसकी करते हैं हम लोग, फॉरेस्ट सॉइल की। ये हिली रीजन में पाया जाता है। ठीक है, कौन से रीजन में, हिली रीजन में क्या है, ये पाया जाता है। हिली रीजन में, जो हमारा हिली रीजन है, जो माउंटेनियस रीजन है, जो भी हमारा माउंटेनियस रीजन है, उसमें क्या है, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों है, मतलब यहाँ पर जो, एक मिनट बस,
ठीक है, अब एकदम ठीक है, अब एकदम ठीक है। ठीक है, तो क्या है, हिली रीजन में पाया जाता है। इसके अंदर कंटेंट क्या होता है, ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है इसमें, इसके अंदर रिच होता है, ह्यूमस जो होता है इसके अंदर रिच होता है। और लेकिन जो इसके अंदर पोटाश रहता है, ये क्या रहता है, लेस रहता है। बात समझ में आया, लेस रहता है, पोटाश बहुत ही कम रहता है। और ह्यूमस के मामले में क्या रहता है, ये रिच रहता है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, प्लांटेशन, फॉरेस्ट, माउंटेनियस हिली रीजन में है ना, तो हम लोग को पता है ना कि हाँ वहां पे कौन कौन सी चीजें उगाई जाती है। प्लांटेशन में क्या कौन कौन सा आता है, प्लांटेशन क्रॉप्स इसमें उगाई जाती है, जैसे कि टी हो गया, फिर कॉफी हो गया, ये सब क्या इसमें उगाई जाती है। अच्छा, एक और जो हमारा लेटराइट सॉइल है, जो हमारा लेटराइट सॉइल है, ये भी इसी रीजन में आता है। ठीक है, हिली हिली जैसे रीजन में आता है, जैसे कि इसमें आ जाएगा हमारा वेस्टर्न घाट। इसमें कौन सा आ जाएगा, हमारा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट, क्योंकि शायद मैंने इसमें तुम लोगों को रीजन नहीं बताया है। हाँ, मैंने इसमें रीजन नहीं बताया है। इसमें भी क्या है, टी और कॉफी जैसी क्या है चीजें उगाई जाती है। टी और कॉफी जैसी चीजें उगाई जाती है। अब हम लोग इसके पहाड़ की बात कर ले, इसमें कुछ कुछ चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या जाननी जरूरी है। ठीक है, तो देखना क्या हमने, जो इसका ऊपर का हिस्सा होता है, जो इसका ऊपर का हिस्सा होता है, यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े क्या है पत्थर देखने को मिलते हैं। और वही अगर हम लोग इसके प्लेन रीजन में आ जाएंगे, इसके नीचे वाले रीजन में आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, लोमी सॉइल, एकदम अच्छी सी मिट्टी देखने को मिलती है। और ऊपर वाला कैसा रहेगा, कोर्स जैसा रहेगा, और नीचे वाला कैसा रहेगा, यहाँ का मिट्टी फाइन रहेगा, लोमी रहेगा। तो ऐसा क्यों, और नीचे ईरी से भी इलाकों में क्या है, चीजें उगाई जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है बच्चा लोग, डेन्यूडेशन का प्रोसेस होता है। अब ये डेन्यूडेशन क्या है, डेन्यूडेशन का यहाँ पे कौन सा प्रोसेस फॉलो हो रहा है, डेन्यूडेशन का। डेन्यूडेशन क्या है, जब वेदरिंग होती है, जब वेदरिंग होती है, वेदरिंग बता चुकी हूँ क्या होता है, इरोजन यानी कि पत्थरों का टूटना इज कॉल्ड वेदरिंग। लेकिन जब वो अपना रास्ता छोड़ के, अपना जगह छोड़ के कहीं और जा रही है बाय एजेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेन्यूडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डेन्यूडेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग अब इस पहाड़ के कंटेक्स्ट में देखेंगे। अगर यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है, एक बड़ा सा पत्थर है जो धीरे धीरे टूट रहा है, जो धीरे धीरे टूट रहा है, यानी कि उसकी वेदरिंग हो रही है, उसका इरोजन हो रहा है। अब उसका पत्थर का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी कि अब वो जगह छोड़कर कहीं और आ रहा है। तो जो एयर है, एयर क्या है, हमारा एजेंट है, या पानी भी क्या है, हमारा एजेंट है। समझ लो कि बारिश हो गया, बारिश हो गया, यहाँ पे बारिश ऐसे नहीं होता है ना। मैं अपना अच्छा पहाड़ बनाऊंगी, ये है पहाड़, ठीक है, यहाँ पे है मेरे पत्थर। बारिश अब कौन सी हो रही है, कौन सी, क्या ब्लू कलर की होगी, दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बारिश होनी शुरू हो गई है। तो अब इसकी जो वेदरिंग हुई है, तो ये वाटर यानी कि ये जो एजेंट है, अब इसको क्या करेंगे, इसको नीचे लेकर आएंगे और इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। किसको, इस पत्थर को, इस पत्थर को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, डिपॉजिट कर दिया जाएगा। इसी को पूरे को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेन्यूडेशन। किसको बोले, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेन्यूडेशन। तो डेन्यूडेशन की वजह से ऊपर क्या है, कोर्स है, कोर्स वाले सॉइल पाई जाती है, सॉरी पत्थर है, बड़े बड़े रॉक है। और नीचे क्या हमें देखने को मिलता है, लोमी सॉइल देखने को मिलती है। बात समझ में आया। कंटेंट बता चुकी हूँ, हिली रीजन में क्या है, पाई जाती है। और इसमें स्नोफॉल होती है, इसमें क्या है, स्नोफॉल होती है। इसलिए क्या है, इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। इसका जो कंटेंट है, कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। ड्यू टू स्नोफॉल हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें एसिडिक, क्या देखने को मिलता है, एसिडिक चीजें क्या है देखने को मिलती है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। रीजन बता दी हूँ, कहाँ पे मिलता है वो भी बता दी हूँ। अब हम लोग सबका क्या है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अलुवियल सॉइल के बारे में बताइए, फॉर्म कैसे होता है, तीनों रिवर से, कहाँ पे मिलता है, नदर्न इंडिया में और डेल्टा रीजन में क्या है पाया जाता है। कंटेंट इसमें क्या है, पोटाश और फास्फोरस में पाया जाता है। क्रॉप कौन सी है, व्हीट और राइस में उगाई जाती है। ओल्ड एलुवियल भी है, न्यू एलुवियल भी है, भंगर और खद्दर हम इसको बोलते हैं। बात समझ में आया। दूसरा हमने क्या देखा है, ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल को हम लोग रीगर सॉइल भी बोलते हैं। इग्नियस रॉक के इरोजन यानी कि वेदरिंग की वजह से क्या है ये बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट के इसमें कंटेंट होता है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये क्या होता है, कॉटन इसमें क्या है उगाया जाता है। और ये क्या है, हमारे प्लेटूज रीजन में क्या है, ये जो ब्लैक सॉइल है वो पाई जाती है। एनसीईआरटी में उसका नक्शा दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लेना। रेड और येलो सॉइल की अगर हम लोग बात कर ले तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, आयरन डिफ्यूजन की वजह से इसमें लाल कलर देखने को मिलता है। वाइल हाइड्रेट जब ये रहता है तो ये क्या है, येलोइश कलर में दिखाई देता है। आगे लो रेनफॉल वाले इलाकों में क्या है ये पाया जाता है। ओडिशा जैसे इलाकों में क्या है ये देखने को हमें मिलता है। और इसमें भी क्या है चीजें क्या है उगाई जाती है। लेटराइट सॉइल हाई रेनफॉल वगैरह के इलाकों में पाया जाता है। ह्यूमस का कंटेंट इसमें बहुत ही ज्यादा कम होता है।
लीचिंग की वजह से क्या है वो सारी चीजें नीचे चली जाती है, उसके बावजूद भी क्या है इसमें सारी चीजें अच्छे से उग जाती है। ये हिली रीजन में मिलता है, जैसे कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट हमारे क्या है, कुछ और भी इलाके हैं जहाँ पे क्या है हिली रीजन होते हैं ना। हिली रीजन तो बहुत सारे हैं, अरावली हमारे और क्या है हमारी सतपुरा रेंज भी है, तो ये सब इलाकों में क्या है ये देखने को मिलता है। एरिड सॉइल की अगर बात कर ले तो हम लोग हमारे क्या है वो राजस्थान के इलाकों में पाए जाते हैं। स्कैंटी रेनफॉल वहां पे होती है, इसीलिए इरिगेशन की अगर फैसिलिटी हो तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज बाजरेदा सिट्टा जिंदाबाद। ब्राउन कलर का उसका टेक्सचर होता है और इसमें कैल्शियम का है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, कैल्शियम का कंटेंट नीचे की तरफ होता है। फॉरेस्ट ऑयल की बात कर ली, हिली रीजन में पाया जाता है ये। ह्यूमस इसमें रिच होता है लेकिन पोटाश इसमें क्या है कम होता है। प्लांटेशन की यहाँ पे क्या है चीजें उगाई जाती है। और क्या लिखा है, ड्यू टू यहाँ पे क्या है स्नोफॉल की वजह से इसमें क्या है एसिडिक कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे डेन्यूडेशन का भी प्रोसेस मैंने बता दिया है, इसकी ही वजह से क्या है ऊपर का वाला हिस्सा क्या है कोर्स है और नीचे क्या है लोमी सॉइल पाई जाती है और नीचे में सारे क्या है हमारे प्लांटेशन की सारी चीजें होती है। अब चलते हैं हम लोग सॉइल इरोजन पे कि सॉइल जो है वो इरोजन कैसे हो रहा है और हम लोग इसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। ये दोनों चीजें यानी कि इसका इरोजन कैसे हो रहा है और इसका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। इरोजन की बात कर ली जाए तो गलीज, शीट और तीन तीन प्रकार के क्या है यहाँ पे इरोजन के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो गलीज क्या होती है। गली में भी ना बहुत सारी हम लोग इसके बारे में टाइप्स देखते हैं जो आप लोग को नहीं पढ़ना, जैसे गली हो गया, जॉर्ज हो गया, कैनियंस हो गए, तो ये सारी आपको नहीं पढ़नी, एक पढ़नी है गली। जो एक कांस्टेंट फोर्स में जब एक चीज जा रही है, पानी का जो बहाव है उसकी वजह से ना गली क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है, गली। आप देखिए ऐसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और उसमें ना बीच में से ना एक ऐसे नदी गुजरती है, बीच में से एक नदी गुजरती है, तो ये क्या है, ये सिर्फ गलीज को फॉर्म कर रही है और ये कोई सडन चीजें नहीं है कि अचानक से वो गली फॉर्म हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। उसको क्या है बहुत ही समय का नहीं, बहुत ही दिन का क्या लगता है, समय लगता है, तब जाके क्या है एक गली फॉर्म होती है। तो वो फॉर्म हुआ कैसे, क्योंकि वहां से क्या है वो मिट्टी को हटाते हटाते यहां तक होगा, वो हटते 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 क्या है आज नीचे तक चली गई है, यानी कि क्या हुआ उसका इरोजन हुआ है। शीट इरोजन की बात कर ली जाए तो जो हमारा रिवर बहता है वो कभी कभी क्या देखते हैं आप लोग खुद को वो ब्रॉड करता है, यानी कि अपने आसपास की वो चीज यानी कि आसपास में उसके मिट्टी रहते हैं तो वो शीट को क्या है एक चादर जैसे क्या है उड़ाते हुए चलता है, तो ये क्या हो गया शीट इरोजन, इसी को बोलते हैं। लास्ट क्या हो गया हमारा विंड इरोजन। जो मिट्टी हमारी जो नॉर्मल मिट्टी होती है खेत में हो गया या कहीं कहीं मिट्टी हो गया, वो बाय विंड क्या हो रही है, वो जा रही है, उड़ रही है। और बच्चा लोग एक बात बताऊं, ये तीनों ही क्या है, इसके पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, गलीज में या शीट में ये सब कहां पे से मतलब मिट्टी कैसे जा रही है, तो वाटर के थ्रू जा रही है। किसके थ्रू जा रही है, वाटर के थ्रू। और बताई हूं कि हमारा जो एयर है और जो हमारा वाटर है ये क्या है, तो ये है एजेंट। ये क्या है, एजेंट। किसका एजेंट है ये, तो वेदरिंग का ये क्या है एजेंट है। वेदरिंग बोल लो या फिर इरोजन बोल लो, ये इसका क्या है एजेंट है। इसी के बदौलत जो हमारा सॉइल है वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी कि वो टूट रहा है। तो यहाँ पे हमने गलीज में देखे वाटर भी एजेंट ही है, शीट में भी कौन यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, वाटर ही अपना रोल प्ले कर रहा है। विंड में कौन रोल प्ले कर रहा है, अपना हवा क्या है रोल प्ले कर रहा है, यानी कि वो हवा है वो उड़ा के क्या है सारी मिट्टी को लेकर के जा रही है। अब ये जब सारी चीजें होगी तो मिट्टी को कंजर्व करने के लिए हम कौन कौन सी यहाँ पे चीजें कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो वाटर और एयर, इन दो डाकुओं से क्या है मिट्टी को बचाना है। इन दो डाकुओं से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम इसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहला तो हो गया काउंटर प्लेइंग। अब देखो बच्चा लोग जो हमारा पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ब्लू कलर का कौन सा पहाड़ होता है मैम, कोई बात नहीं बच्चा लोग, आप लोग के लिए सिर्फ आप लोग के लिए मैं एक और अपना ब्राउन कलर का पहाड़ बनाऊंगी, ठीक है, ब्राउन कलर का मेरा पहाड़ है, ठीक है। तो पहले जानते हैं काउंटर प्लोइंग क्या होती है। काउंटर प्लोइंग, अगर आप लोग बच्चा लोग, अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी अगर आप खेती करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी खेती करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे से अगर पानी जाएगा, अगर यहाँ से पानी बारिश हो गया तो ये तो सबको क्या है दहा के ले जाएगा, सबको क्या करेगा ऐसे आएगा और ऐसे क्या है सबको ले जाएगा, नैया डूब गई। अब क्या करेंगे, इसीलिए काउंटर फ्लोइंग में क्या होता है सेक्शन बना दिए रहते हैं। क्या बना दिए रहते हैं, सेक्शन बना दिए रहते हैं कुछ इस प्रकार की क्या है फ्लोइंग होती है। आप सिंचाई करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे तो ऐसे चलाएंगे, हल जोतेंगे तो ऐसे जोतेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे आप क्या है उसको एक क्या बोलेंगे, मतलब एक उसको स्ट्रक्चर दे रहे हैं, एक क्या है स्ट्रक्चर दे देंगे। तो जब पानी इस पे गिरेगा ना तो वो जल्दी नीचे की तरफ नहीं जाएगा, इसमें पहले होल्ड होगा, उसके बाद क्या है वो नीचे की तरफ जाएगा। यही घुमा के आप इधर से लेकर आएंगे, फिर यही घुमा के आप इधर से लेकर आएंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्टोर फ्लोइंग बोलते हैं। जिसकी बात क्या होता है, सॉइल क्या होता है इसी में अच्छे से रहता है, प्रिजर्व रहता है। तो पहला कौन सा हो गया हमारा काउंटर फ्लोइंग,
दूसरा दूसरा तो हम लोग बहुत बार पढ़े हुए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, टेरेस फार्मिंग। अब यही पहाड़ में फिर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। इसमें क्या होता है, पहाड़ जो है हमारा, पहाड़ जो है उसका हम लोग क्या करेंगे, इसके हिस्से को कुछ इस प्रकार से काट देंगे। हम लोग ट्रेन पे से जाते हैं तो ऐसे से पहाड़ देखने को मिलते हैं ना, ऐसे से। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इन सब जो जगह होती है, जो बीच वाली जगह होती है, ये सारी, इसमें हम अपना क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ उगा रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपना सारी चीजें, ऐसे क्रॉप्स, कोई भी क्रॉप्स हो, हम इसमें क्या है, उगा रहे हैं। इससे होता क्या है ना, इससे होता क्या है अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग वेट 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 वेट, जस्ट वेट। बारिश होगी, दोनों तरफ मैंने बना दिया, ठीक है। बारिश होगा, यहां से बारिश होगा, धाए सब चला गया। यहाँ पे क्या होगा, बारिश गिरेगा, पहले इस पे जाएगा, तो यहाँ पे उसको पानी मिल गया, फिर वो धीरे धीरे इस पे रहेगा, इसको पानी मिल गया, धीरे धीरे इस पे रहेगा, इसको पानी मिल गया, इसको मिल गया, इसको मिल गया, अच्छे से मिल गया। और ये ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो ये सारा धड़ल्ले से नीचे गिरता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा होल्डिंग के लिए कुछ तो यहाँ पे बनाया हुआ है, ऐसा रखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, पानी वहां पे थम जाएगा, पानी वहां पे थम जाएगा, और सारे क्रॉप्स को क्या है, वहां पे पानी मिलेगा। पानी क्या है, सबको मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपनी टेरेस फार्मिंग हम इनको बोलते हैं। बात समझ में आया सभी को। उसके बाद क्या था हमारा, स्ट्रिप। मैं इसको हटा देती हूँ, चलो। उसके बाद क्या था हमारा, स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग, और फिर लास्ट कौन सा आएगा हमारा, शेल्टर बेल्ट। ठीक है, ठीक है, कैसे ठीक है मैम, बताइए तो कुछ, अभी बताती हूँ। तो स्ट्रिप फार्मिंग की अगर हम बात कर ली जाए, तो एक अगर ऐसे एक प्लॉट है, ठीक है बच्चा लोग, एक ऐसा हमारे पास क्या है, एक प्लॉट है। बात समझ में आया, एक हमारे पास क्या है, जमीन का टुकड़ा है, जमीन का क्या है, टुकड़ा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस प्रकार की क्या है, सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, इस प्रकार के क्या है, सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। और हम क्या है, इसको छोड़ छोड़ के, इसके बीच में जो चलने की जगह होती है ना, उसको छोड़ छोड़ के हम इसमें क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार की क्रॉप उगाएंगे। इसमें मैंने उगा दिया है कुछ अलग, ठीक है, इसमें मैंने कुछ अलग उगा दिया है, फिर इसमें मैंने कुछ अलग उगा दिया है, इसमें कुछ अलग उगा दिया है, इसमें कुछ अलग उगा दिया है। बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग कौन सी फार्मिंग बोलते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग बोलते हैं। लास्ट क्या था हमारा, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट है। अब ऐसा ही हमारे पास एक और प्लॉट है, ठीक है, बहुत, एक और, ठीक है, बहुत सारा हमारे पास बहुत प्लॉट है, ठीक है। तो एक और प्लॉट को हम लोग यहाँ से उठा के रख लेते हैं। अब इस प्लॉट में हवा, हवा से हम लोग कैसे बचे, ठीक है। हवा के लिए भी यहाँ पे मैंने दो बता रही हूँ, स्ट्रिप फार्मिंग और शेल्टर बेल्ट। ये दोनों हवा के लिए है, ये दोनों किसके लिए है, मैं विंड के लिए बता रही हूँ, दोनों किसके लिए, विंड के लिए बता रही हूँ। और ये दोनों किसके लिए था, ये वाटर के लिए था, क्योंकि दोनों एजेंट से बचना है ना, दोनों डाकुओं से बचना है। तो मैंने उसके लिए वाटर के लिए बताई, और इसमें क्या है, विंड के लिए बता रही हूँ। शेल्टर बेल्ट में क्या होगा, तो समझ लो, इसी का एग्जाम्पल ले लो, इसी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। नहीं मैम ये तो हो गया, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे मेरा कोई क्रॉप है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या है, कोई क्रॉप को उगा रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई क्रॉप को उगा रही हूँ, लेकिन डस्ट एयर यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरे क्रॉप के अच्छे जो मिट्टी है, अच्छी सी मिट्टी है, उसको वो क्या कर रहा है, उड़ा के ले जा रहा है, उसको क्या है, वो उड़ा के ले जा रहा है। तो अब क्या होगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, जो इसका कॉर्नर है, जो इसका कॉर्नर है, यहाँ पे हम क्या है, प्लांटेशन करेंगे। हम यहाँ पे क्या है, पेड़ वगैरह लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेड़ वगैरह लगाएंगे। कितना मेरा प्यारा पेड़ लग रहा है, वाओ, इतना अच्छा पेड़ तो मैंने आज तक नहीं देखी। एक जगह भी जिस तरफ से ज्यादा हवा आती है, हम क्या है, उस तरफ में पेड़ लगा देंगे। यानी कि ये क्या हो गया, शेल्टर हो गया। एक पूरी बेल्ट यहाँ पे मैंने क्या है, खड़ी कर दी हूँ, मैंने क्या कर दी हूँ, शेल्टर बेल्ट लगा दी हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारा जो मिट्टी है, हम उसको क्या करेंगे, कंजर्व करके रखेंगे फॉर एग्रीकल्चर। बात समझ में आई, बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, फिर से वीडियो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बता दिया है, इसका तो मैंने मिटा ही दिया आप लोग का, इसका काउंटर फ्लोइंग कितना अच्छा मैंने बनाई थी, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। मैंने आपका एक एक चीज को पूरा कवर किया है। शुरू में हमने क्या पढ़े थे, रिसोर्स के बारे में, कि डेवलपमेंट में हम उसको किस प्रकार से प्रयोग करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, वो सारी चीजें बताई। लैंड रिसोर्स भी बताई मैंने आपको। फिर क्या है, लैंड यूटिलाइजेशन, सारी चीजें मैंने आपको देख लिया है, एक एक छोटी छोटी चीजों को सब बता दिया है। शॉर्ट में इसीलिए है मेरा सारा, ताकि आप लोग क्या है, इसको नोट कर सको, ठीक है। जो भी थ्योरी है वो सारी तो किताब में लिखी हुई रहती है ना, सारी चीजें क्या है, किताब में लिखी हुई रहती है। लेकिन क्या है, आप इसको नोट से अपना बना के लिख सकते हो, ताकि आपका क्या है, क्विक रिवीजन हो सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर और बाय बाय।